सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रथम जो महायुद्ध हुआ उसका उत्तरदायित्व कौन से राष्ट्र के ऊपर डाला जाए। हमने अभी तक देखा कि इस युद्ध के लिए कौन सी परिस्थितियां या कौन से कारण जिम्मेदार थे, इस युद्ध के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या कैसे कैसे ये युद्ध लड़ा गया। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई इस युद्ध का वास्तव में उत्तरदायित्व कौन सी कंट्री का था या किसका था। युद्ध के प्रारंभ होने के तत्काल बाद युद्ध के उत्तरदायित्व के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया और बहुत सारे विद्वानों ने इस संबंध में बहुत कुछ बातें कही है। युद्ध उपरांत संपन्न वर्साई की संधि की धारा 231 के अंतर्गत युद्ध का संपूर्ण दायित्व वो जर्मनी के सिर मढ़ दिया गया था और तभी से विद्वानों में ये विवाद चल रहा है कि क्या वास्तव में सिर्फ जर्मनी ही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार था। इस विवाद का सही समाधान वैसे तो आज तक भी नहीं हो पाया है, लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए हम प्रमुख देशों के उत्तरदायित्व पर विचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का इस युद्ध के लिए कितना उत्तरदायित्व था। तो हम कहेंगे कि ऑस्ट्रिया वास्तव में इस युद्ध के लिए सबसे पहले उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परंतु इसके लिए दो बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। सर्बिया के प्रति ऑस्ट्रिया की आक्रामक नीति, सर्बिया की ऑस्ट्रिया विरोधी नीति और ऑस्ट्रिया की अपनी आंतरिक कमजोरियां। ऑस्ट्रिया हंगरी का विशाल साम्राज्य एक बहुजातीय राज्य था और इसके साम्राज्य में आबाद विभिन्न जातियां अपनी प्रभुसत्ता से स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्नशील थी और राष्ट्रीयता के इस युग में अधिक समय के लिए उन्हें दबाए रखना बहुत ही दुष्कर कार्य था। इधर सर्बिया एक नवोदित राष्ट्र था और वो अपने आसपास जो स्लाव जाति के लोग थे उनको अपने राज्य में सम्मिलित करने के लिए उकसा रहा था। बाल्कन प्रदेश में इससे ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो सकता था और जब ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या कर दी गई तो इससे समस्याएं बड़े स्तर पर पैदा हो गई। तो विद्वानों का ये कहना है कि जिस ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया के विरुद्ध जो मांगें थोपी गई थी वो बड़ी ही कठोर थी और उन कठोर मांगों में से ज़्यादातर को जब सर्बिया ने स्वीकार कर लिया था तो ऑस्ट्रिया को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। बट ऑस्ट्रिया को पूरा विश्वास था कि जर्मनी उसकी सहायता करेगा, अतः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध यानी सर्बिया के विरुद्ध 28 जुलाई को हमला बोल दिया और उसके साथ ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो विद्वानों का ये कहना है कि अगर ऑस्ट्रिया थोड़ा पेशेंस रखता और सर्बिया के द्वारा जब ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया और दो मांगों को भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजने पर सहमत हो गया तो ऑस्ट्रिया को इतनी उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए थी। इससे ऑस्ट्रिया को इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार राष्ट्र या उत्तरदायी राष्ट्र माना जा सकता है। दूसरी बात करते हैं सर्बिया की। महायुद्ध के लिए सर्बिया भी दोषी माना गया है। बाद में की गई जांच से स्पष्ट हो गया कि सर्बिया के उच्च अधिकारियों को युवराज की हत्या करने के षड्यंत्र की पहले से जानकारी थी और उन्होंने अपराधियों को पकड़कर इस जघन्य कृत्य को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया बल्कि उनको प्रोत्साहित ही किया। इसलिए युवराज की हत्या के लिए सर्बिया की सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना जा सकता है और हत्या के बाद जब ऑस्ट्रियन सरकार ने उस अपराधियों को पकड़ने तथा सजा देने को कहा तो सर्बिया ने तत्काल कार्यवाही करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय तक उसे रूस की तरफ से स्पष्ट आश्वासन या सैनिक समर्थन का वचन नहीं मिला। परंतु जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने अपमानजनक शर्तें प्रस्तुत की तो उसने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, जब दोषियों के खिलाफ सर्बिया के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई और पता होते हुए भी राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या को अंजाम दिया गया तो सर्बिया भी इस युद्ध के लिए दोषी माना जा सकता है। रूस की बात करें तो रूस विश्व युद्ध के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी था, क्योंकि रूस ने सर्बिया को एक तरह से आप कह सकते हैं कि खुला समर्थन दे रखा था और बाल्कन प्रायद्वीप में वह इसके माध्यम से अपना प्रभाव जमाना चाहता था। सेंट स्टीफनो की संधि बाल्कन क्षेत्र में रूसी सफलता की चरम सीमा थी, परंतु ऑस्ट्रिया ने इंग्लैंड, जर्मनी आदि के साथ मिलकर बर्लिन कांग्रेस के द्वारा रूस की व्यवस्था को न केवल तोड़ मरोड़ दिया था अपितु रूस को अपमानित भी किया था। इससे रूस ने सर्बिया को समर्थन देना शुरू कर दिया और सर्बिया के माध्यम से वह सर्वस्लाव राष्ट्र के निर्माण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और अपना प्रभाव भी बाल्कन क्षेत्र में बनाना चाहता था।
इसलिए सर्बिया की सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया और रूस में संघर्ष होना स्वाभाविक था। और जब युवराज की हत्या के बाद रूस की पहली महान शक्ति थी जिसने अपनी सेना को तैयार होने के आदेश दिए थे। पहले उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और बाद में ऑस्ट्रिया जर्मनी दोनों के विरुद्ध लामबंदी के आदेश दिए। उनकी यह कार्यवाही उनका प्रमुख दोष मानी जाती है क्योंकि अभी तक यह निश्चित नहीं था कि जर्मनी ऑस्ट्रिया का सहयोग करेगा, परंतु रूस ने अपनी सेना को ऑस्ट्रिया के खिलाफ और जर्मनी के खिलाफ लामबंदी का आदेश देकर एक तरह से इस विश्व युद्ध का आगाज कर दिया। इसलिए रसिया भी इस विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगले चर्चा कर लेते हैं जर्मनी का कितना बड़ा रोल था। तो प्रथम महायुद्ध के शुरू करने के लिए जर्मनी को भी बहुत अधिक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति तथा सैन्य नीति ने सभी राष्ट्रों को पहले से चिंतित कर रखा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बाल्कन क्षेत्र में उसने ऑस्ट्रिया को एक तरह से खुली छूट दे रखी थी और बिना शर्त उसे सहायता का वचन दे रखा था और सैनिक शक्ति को बढ़ा तो रहा ही था। एक दोष यह भी है कि इंग्लैंड और फ्रांस के संभावित कदम पर विचार किए बिना ही अपनी कार्यवाहियों की योजना बनाता रहा। जर्मनी अधिकारियों के अनुमान भी काफ़ी गलत सिद्ध हुए। उनका विश्वास था कि जर्मनी की प्रचंड शक्ति से टकराने का साहस रूस कदापि नहीं करेगा। रूस के युद्ध में कूद पड़ने की स्थिति में भी जर्मन अधिकारियों को रूस के मित्रों विशेषकर इंग्लैंड के युद्ध में सम्मिलित होने की आशा नहीं थी। अतः युद्ध के शुरू करने तथा उसे व्यापक बनाने का दोष जर्मनी का रहा, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यह मानना न्यायोचित नहीं होगा कि जर्मनी में पहले से बेल्जियम और फ्रांस को हटने की योजना बना रखी थी। वस्तु स्थिति यह रही कि युद्ध के शुरू होने के पहले तक जर्मनी के नागरिक अधिकारी और स्वयं कैसर विलियम द्वितीय युद्ध टालने के लिए प्रयत्नशील रहे थे, परंतु जब सारा मामला सैनिक अधिकारियों के हाथ में चला गया तो उन्होंने ऑस्ट्रो सर्बियन संघर्ष को विश्वव्यापी बनाने में अधिक विलंब नहीं किया। और जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का खुलकर समर्थन किया। ये जर्मनी का सबसे बड़ा दोष था। बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस को महायुद्ध का दोष इसलिए माना जाता है कि उसने आंख मूंद कर अपने मित्र रूस का साथ दिया। वस्तु स्थिति यह थी कि फ्रांस अपने राष्ट्रीय पान को अभी तक भूला नहीं था। उसमें अभी तक जर्मनी से बदला लेने की भावना बनी हुई थी, परंतु फ्रांस अपने उस मित्र को जिसने उसने वर्षों की साधना तथा द्रव्य व्यय करके प्राप्त किया था किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह रूस का समर्थन नहीं करता तो वह यूरोप में अकेला पड़ जाता। इसलिए जर्मनी द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते ही फ्रांस ने अपनी आंतरिक सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। अब उसकी इस तैयारी से चिढ़कर जर्मनी ने उसके विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। यदि फ्रांस रूस का समर्थन नहीं करता तो ऑस्ट्रो सर्ब संघर्ष ज़्यादा से ज़्यादा रूस और जर्मनी तक के व्यापक हो जाता, शायद विश्व युद्ध की नौबत नहीं आती। इसलिए फ्रांस भी कहीं न कहीं इस युद्ध के लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार माना जा सकता है। रही बात इंग्लैंड की, तो जर्मन इतिहासकारों ने इंग्लैंड पर भी आरोप लगाए। उनका मानना है कि रूस को उभारने तथा फ्रांस को रूस की सहायता के लिए प्रोत्साहित करने में इंग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ था। इस पर भी इंग्लैंड ने अपनी असली नीयत किसी पर प्रकट नहीं की और सभी को अंधेरे में रखा। उनका यह भी मानना है कि इंग्लैंड जर्मनी की औपनिवेशिक और नौसैनिक शक्ति की ओर तथा बर्लिन बगदाद रेलमार्ग योजना से सीधा हुआ था और पर्दे के पीछे रहकर वह जर्मनी को चारों तरफ से घेर कर उसका विनाश करना चाहता था। इस प्रकार कुछ अन्य इतिहासकार इंग्लैंड का मानना है कि इंग्लैंड ने युद्ध घोषणा के पूर्व ही फ्रांस को सैनिक सहायता का वचन दे दिया और इसलिए फ्रांस रूस की सहायता तत्काल तैयार हो गया। इस प्रकार इंग्लैंड ने भी कहीं न कहीं इस युद्ध के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने की अपनी भविष्यवाणियाँ कर ही दी थी। और जब परिस्थितियाँ तैयार हो ही गई तो इंग्लैंड को अंतिम समय में युद्ध के लिए रोकने तथा ऑस्ट्रिया और रूस के बीच सीधी बातचीत कराने के जो प्रयत्न किए थे वो भी असफल रहे और अंततः इंग्लैंड को भी जब बेल्जियम पर जर्मन सेना ने आक्रमण कर दिया तो युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। तो इस प्रकार विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व तो सभी प्रमुख शक्तियों पर ही आ जाता है। किसी एक ही देश पर संपूर्ण दायित्व थोपना न्यायोचित नहीं है। प्रत्येक देश को इससे कुछ न कुछ लाभ की आशा थी और पिछले कई वर्षों से वे ऐसे काम करते आ रहे थे जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें महायुद्ध में सम्मिलित होने के लिए विवश हो जाना पड़ा। परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस युद्ध के लिए जर्मनी अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा कहीं न कहीं अधिक जिम्मेदार था। तो इस तरह से कौन कौन से राष्ट्रों की क्या क्या इस भूमिका रही और वो कितने उत्तरदायी थे या कितने जिम्मेदार थे, वो सारा कुछ आपने इस वीडियो में देखा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।